नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं एक नए लेक्चर के साथ और आज का जो डिस्कशन हमारा होना है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स पर। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्लास 11th फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको कवर करना है। बैंकिंग ऑफ रोड की रिलेवेंस की बात करें तो ये हमारा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आप जानते भी हैं कि अगर कभी भी सर्कुलर टर्न पर हमको टर्न करना पड़ता है तो उसके लिए एक सेफ लिमिट होती है जो कि हमको कई बार रोड के किनारे साइन बोर्ड्स वगैरह पर दिख जाती है। अब होगा क्या कि अगर उस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट से ज़्यादा हद तेज हम चलेंगे तो गाड़ी के फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि सेफ़ लिमिट की जो कैलकुलेशन है वो जानना कि सेफ़ लिमिट कैसे निकालते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे जो कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स रहे हों चाहे मेडिकल के एग्ज़ाम्स रहे हों, हर जगह पूछे जाते रहे हैं। तो इनका डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में चालू करने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं बैंकिंग ऑफ रोड्स आपको बताऊं, अगर आपने सर्कुलर मोशन के बेसिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आपको ढूंढने में असुविधा नहीं होगी, आसानी से आप जाइए, पहले उसको देखिए, ताकि होगा क्या कि सर्कुलर मोशन के जब बेसिक्स आपको अच्छे से आ जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है बैंकिंग ऑफ रोड्स ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी के लिए बैंकिंग ऑफ रोड्स में सबसे पहले सर्कुलर मोशन के एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनका कि प्रयोग हम इस लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद बैंकिंग ऑफ रूट से जुड़े हुए हम सिचुएशंस देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में हम व्हीकल्स को टर्न कराएंगे, और उससे जुड़े हुए फार्मूलेस की डेरिवेशन करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन इसमें हम देख रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के ऐसे कौन कौन से बेसिक्स हैं जो हमको यहाँ पर अप्लाई करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज इस तरीके से एक पार्टिकल है जिसका मास है m और पार्टिकल का स्पीड है v, और ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन का रेडियस हमने कह दिया r। सो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका स्पीड v है, मास m है, रेडियस r है, तो ऐसे में पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने AC से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दिखाया है। AC है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला भी हम देख चुके हैं। इसका फार्मूला होता था v²/r, जहाँ पर v है पार्टिकल का स्पीड और r है सर्कल का रेडियस। अब सपोज जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कह दिया ओमेगा। तो अगर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि सर्कुलर मोशन में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, तो वो है v = r ओमेगा। सो अगर ये v = r ओमेगा वाले रिलेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करूं तो ये आ जाएगा r × ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन में r, और अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद AC का वैल्यू हमारे पास आ रहा है r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमने देखा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल पर तब आपको लगता हुआ महसूस होगा जब आप सर्कुलर मोशन को बाहर से देख रहे होंगे। सपोज ग्राउंड पर खड़े होकर के, यहाँ आप ग्राउंड पर खड़े हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं, तो जब भी आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन को देखेंगे तो जो एक्सेलरेशन दिखेगा हमें वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूरा खेल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के केस में जो है वो रेफरेंस फ्रेम का, कि आप कहाँ से बैठ करके सर्कुलर मोशन को विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको विजुलाइज करना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको तभी दिखेगा जब आप ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से सर्कुलर मोशन को होता हुआ देख रहे होंगे। इसी में इसके इक्विवेलेंट एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल आपको कब दिखेगा, सपोज रेडियस r है, पार्टिकल का स्पीड v है, और ऐसे में जो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसी के रेफरेंस फ्रेम में आप जाके बैठ जाएं। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वहीं पर आप जाके बैठ जाएं, इसी पॉइंट को आप अपना रेफरेंस फ्रेम बना लें। तो अगर इसी पॉइंट को हम अपना रेफरेंस फ्रेम बना लेंगे तो इस केस में हमको सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करता है रेडियल लाइन के अलोंग एंड आउटवर्ड। सर्कल का जो सेंटर है उससे बाहर की तरफ पार्टिकल पर इस तरीके से आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगाएंगे। तो इसको भी हमने कह दिया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, AC डैश से रिप्रेजेंट किया है, ये है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। फार्मूला सेम है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला भी v²/r आता है, और v की जगह अगर आप आर ओमेगा पुट करें तो ये आ जाएगा सिंपली आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ऊपर आपने जो देखा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ रेफरेंस फ्रेम का है कि आप कहाँ से सर्कुलर मोशन को विजुलाइज कर रहे हैं। अगर ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से विजुलाइज करेंगे तो सेंट्रीपिटल दिखेगा, और अगर जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वहीं पर जाके हम बैठ जाएं तो हमको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक्ट होता हुआ दिखेगा। पहली बात ये जो आपने यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड सीखी। अब आपको पता है अगर एक्सेलरेशन दिया है और फोर्स लिखना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दे तो फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सेंट्रीपिटल के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स लिखूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा हमारे पास मास इंटू v²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से मैं यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकता हूँ सिंपली मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। यही काम अगर आप सेंट्रीफ्यूगल के केस में करें तो यहाँ भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख पाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, फॉर्मूला सेम है, mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला सेम है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अप्लाई करेंगे तो या तो सेंट्रीपिटल करेंगे या सेंट्रीफ्यूगल करेंगे, दोनों फोर्सेज एक साथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपका रेफरेंस फ्रेम तो एक ही होगा जहां से आप मोशन को विजुलाइज कर रहे होंगे। तो आपको सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल में से एक रेफरेंस फ्रेम में देखना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। समझने वाली बात यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं अलग से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अलग से हम एफबीडी में रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारे जो फोर्सेस होते हैं गिवन फोर्सेस, कई बार टेंशन हो गया, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कई बार और कोई फोर्स हो गया, तो ये जो हमारे पहले से फोर्सेस प्रेजेंट हैं इन्हीं में से कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लग जाता है। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एक हो सकता है कि जिस तरीके से आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है सेंटर की तरफ। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के केस में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वहां पर आपको अलग से फोर्स नहीं दिखाना है, वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम आपके लिए करने लग जाता है। तो ये दो चीजें हमने देखी। इसके बाद अब एक एक करके इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को एफबीडी में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम सेंट्रीफ्यूगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आगे जितने भी केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी केसेस में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके ही मोशन को एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल के साथ जाइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आराम से एफबीडी में रिप्रेजेंट करिए और उसके बाद मोशन का एनालिसिस करिए। तो हमारे पास सबसे पहला जो इसमें पोर्शन है वो है मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर टर्न। किसी सर्कुलर टर्न पे साइक्लिस्ट का मोशन कैसा होगा? तो ये बिल्कुल वैसे ही, अगर आपने कभी कोई रेसिंग से जुड़ा हुआ गेम देखा हो जिसमें बाइक वगैरह की रेसिंग होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कभी भी बाइक को ड्राइव करते हैं तो बाइक को ड्राइव करते समय जब भी कोई सर्कुलर टर्न पड़ता है तो जो बाइकर होता है वो गाड़ी को बिल्कुल बेंड कर देता है, लीन कर देता है। उसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि गाड़ी को सेफली टर्न किया जा सके। गाड़ी को जब लीन कर देते हैं तो हाई स्पीड में भी गाड़ी को टर्न कराया जा सकता है, जो कि नॉर्मली अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। तो यहाँ पर हम उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक देख रहे हैं, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर टर्न। साइक्लिस्ट का मोशन सर्कुलर टर्न पे कैसे हो रहा होगा? देखिए जरा, सपोज इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर टर्न है और सर्कुलर टर्न का रेडियस है कैपिटल आर। सर्कुलर टर्न का रेडियस है कैपिटल आर। एक साइक्लिस्ट जो कि इस सर्कुलर टर्न पे चल रहा है, उसने अपनी साइकिल को सपोज वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। तो ये कोई साइक्लिस्ट है जिसने वर्टिकल से थीटा, ये इधर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है
इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे इसने अपनी साइकिल को इंक्लाइन कर दिया है। तो ये वर्टिकल लाइन है, इसको आप ऐसे बना दीजिए, ये है वर्टिकल लाइन और ये है साइक्लिस्ट का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्लिनेशन। तो होगा क्या, जब साइक्लिस्ट खुद को थीटा एंगल पे वर्टिकल से बेंड करेगा तो साइक्लिस्ट का जो रिएक्शन फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, कैपिटल आर। ये हो जाएगा साइक्लिस्ट का रिएक्शन फोर्स। अगर साइक्लिस्ट का मास m है तो अगर हम साइक्लिस्ट पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो साइक्लिस्ट का जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ लग जाएगा। ये हो गया साइक्लिस्ट का वेट mg। साइक्लिस्ट अगर v स्पीड से चल रहा है तो साइक्लिस्ट पर बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो उसको आप यहां पर बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर दीजिए और ये आएगा mv²/r। तो अगर साइक्लिस्ट पे लगने वाले फोर्सेस को हम एनालाइज करें इधर अलग से फिगर बना करके, तो आप यहां पर देखेंगे कि रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है जो कि है कैपिटल आर। वर्टिकल से एंगल है थीटा। तो अगर कैपिटल आर जो रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से लग रहा है साइक्लिस्ट पर, उसके दो में कंपोनेंट करूं तो ये इधर कंपोनेंट आ जाएगा आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन थीटा। ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हमको कंपोनेंट्स मिल गए। बाहर की तरफ ये जो फोर्स लगा है ये है हमारा mv²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है। और साइक्लिस्ट का जो वेट है mg, साइक्लिस्ट का वेट mg लग जाएगा नीचे की तरफ। तो यहां पर अगर आप देखें अब फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं। ऊपर की तरफ लग रहा है आर कॉस थीटा, नीचे लग रहा है mg। तो जो ये आर कॉस थीटा है ये mg को बैलेंस कर देगा। साथ ही साथ में इधर जो आर साइन थीटा है वो mv²/r को बैलेंस कर देगा। सो आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इसको कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से मैं डिवाइड करूं तो आएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r और अपॉन में mg। मास से मास कैंसिल आउट, इधर कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट। तो जो फार्मूला हमको मिलेगा यहाँ से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। इसमें थीटा है एंगल ऑफ बेंड, कितने एंगल पे पर्सन ने बेंड किया है खुद को फ्रॉम वर्टिकल। थीटा है बेंड फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से कितने डिग्री पर पर्सन ने खुद को बेंड किया है वो थीटा है। पर्सन का स्पीड है v, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से साइक्लिस्ट को अगर v स्पीड से गाड़ी को बेंड करना है, टर्न करना है, तो उसके लिए tan थीटा जो होना चाहिए v²/rg होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला हमने यहाँ पे डराइव किया है। इसके बाद ये सेकेंड टॉपिक है और इसमें कहा जा रहा है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न। किसी कार का मोशन अगर सर्कुलर टर्न पे करवाना हो तो ये कैसे होगा, देखिए जरा। सपोज इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर टर्न है और इस तरीके से हमने एक कार रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जब कार सर्कुलर टर्न पे मोशन करेगी तो मान लेते हैं कार का स्पीड है आगे की तरफ v। सो कार का स्पीड जो दिया गया है वो है v है स्पीड ऑफ कार। और सर्कुलर मोशन जो हो रहा है यहाँ पर, सर्कुलर टर्न जो है यहाँ पर, उसका रेडियस अगर हम कैपिटल R कह दें तो जो कार का वेट होगा वो तो नीचे लग जाएगा mg। नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से कार पर ऊपर की तरफ लग जाएगा कैपिटल N। नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N लग गया ऊपर की तरफ, वेट जो है वो लग गया नीचे की तरफ। R रेडियस है जो कार है उसका स्पीड v है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा mv²/r। ये कार पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा इधर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। और ये बेसिकली जो फ्रिक्शन होगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों स्टैटिक होगा? क्योंकि कार का इस डायरेक्शन में कोई भी स्लिपिंग स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। अगर स्लिपिंग स्लाइडिंग नहीं है तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस करें तो हमको मिल जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू mg, ये पहला रिलेशन है। और fs जो हमको मिल गया ये आया है mv²/r, ये मुझे fs मिल गया। अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक फार्मूला याद होगा, fs होता है लेस देन इक्वल टू μsn। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज लेस देन इक्वल टू μsn। और अगर fs लेस देन इक्वल टू μsn है, मैं fs का वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा mv²/r लेस देन इक्वल टू μs
और नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg, मास से मास कैंसिल कर दीजिए तो v स्क्वायर आएगा लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। सो v हमको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। v हमको मिल गया अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू एस क्या है? म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, बिटवीन रोड एंड टायर्स। आर है सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो यहाँ से हम सेफ स्पीड निकाल सकते हैं कि कितनी मिनिमम सेफ स्पीड से कार को चलाना चाहिए ताकि कार स्लिप ना करे। तो यहाँ पर ये जो है सेफ स्पीड आप लिख सकते हैं, ये हमारा आया है मैक्सिमम सेफ स्पीड, ये हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड आया। आप चाहें तो लेस देन इक्वल टू करके भी लिख लेंगे, ठीक है। तो v लेस देन इक्वल टू या तो वेलोसिटी इन रूट म्यू एस आर जी हो या इससे कम हो अगर पर्सन को सेफली टर्न करना है। अगर स्पीड इससे ज़्यादा हो गई तो गाड़ी सेफली टर्न नहीं कर पाएगी। ये है मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न। इसके बाद इसी में थर्ड पोर्शन है जिसमें कहा जा रहा है मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड पर कार का मोशन अगर करवाना हो तो वो मोशन कैसे करवाओगे? देखिए जरा ध्यान से। बैंक्ड रोड का पहली चीज़ तो मतलब क्या है, होता यह है कि जब कभी भी सर्कुलर टर्न होता है, बेसिकली शार्प सर्कुलर टर्न्स पहाड़ों में अगर आपने देखे हों, या कई बार जहाँ पर स्लिपिंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भी रोड्स को कई बार बैंक्ड बनाते हैं। तो उसका कारण ये है कि बैंकिंग ऑफ रोड, जब रोड को आप हल्का सा भी इंक्लाइन कर देते हैं तो उससे फ्रिक्शन की कम रिक्वायरमेंट पर ही गाड़ी आपकी सेफली टर्न कर जाती है। तो ऐसे में बैंकिंग ऑफ रोड्स गाड़ियों के सेफली टर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, सपोज इस तरीके से एक सर्कुलर टर्न है हमारे पास और यहाँ पर इस तरीके से कुछ बैंकिंग प्रोवाइड करेगी। एंगल ऑफ बैंकिंग जो है यह है थीटा। मतलब ये कि रोड का जो अंदर वाला सिरा है इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं और बाहर वाले सिरे को हल्का सा ऊंचाई पे बनाते हैं, हल्का से इसको ऊंचा कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंक्लिनेशन आपको देखने को मिल रहा है रोड पे। अब अगर इसके ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है, मान लेते हैं ये मास m का कोई व्हीकल है और इसका स्पीड है v, मास m है, स्पीड है v, और अगर आप सर्कुलर पाथ की रेडियस कह दें तो सपोज इसका जो कार का सर्कुलर टर्न होने जा रहा है इसका रेडियस है कैपिटल R, इस पॉइंट को मैंने कह दिया O। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं कार के मोशन के लिए तो कार का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लग जाएगा mg। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें आप इसमें इस सरफेस पर, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और mg के दो कंपोनेंट अगर आप निकालें तो इधर आएगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में हमको देखने को मिलेगा mg sin थीटा। ये तो पहले फोर्सेस हमने देखे। दूसरी चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से रेडियल लाइन के अलोंग और बाहर की तरफ जो लग रहा है ये है mv स्क्वायर बाई आर। ये एंगल भी हमारा थीटा है तो mv स्क्वायर बाई आर को इधर रिजॉल्व करें तो आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। और नीचे की तरफ जो इसका कंपोनेंट आने वाला है ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट्स हमको देखने को मिले। तो अगर हम इसमें फोर्सेस दिखाना चाहें तो कैपिटल N तो सीधे सीधे हमको इक्वल मिल जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन जो आया है वो आया है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक है mg cos थीटा और दूसरा है mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब यहाँ पर कार को जब सेफली टर्न कराना है तो सबसे पहला जो केस हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, केस फर्स्ट जो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। अब मैं सीधे सीधे फोर्सेस दिखा के बात करूँगा। ये कार है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा था यह आया था mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। नीचे की तरफ जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है ये है mg साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस में हमने अज्यूम किया है कि mg साइन थीटा अगर ये इक्वल हो जाए mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा के, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, इफ mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, mg साइन थीटा और mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे तो गाड़ी का कोई स्लिपिंग नहीं होगा इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस वैसे ही बैलेंस हैं, तो बिना फ्रिक्शन की नीड के गाड़ी आसानी से सेफली टर्न कर जाएगी।
तो आप लिख पाएंगे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो टेन थीटा हमको मिल जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर गाड़ी को सेफली टर्न कराना है बैंक्ड रोड पे बिना फ्रिक्शन की नीड के, तो इसमें कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो वियर एंड टियर ऑफ द टायर, टायर का कोई वियर एंड टियर ना हो और गाड़ी हमारी सेफली बेंड कर जाए, तो उसके लिए सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए? तो सेफ स्पीड यहाँ हमारा आ चुका है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यह है सेफ स्पीड। तो आप इसमें लिख सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड when no wear and tear of tire takes place। टायर का कोई भी वियर एंड टियर यहाँ पे नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के गाड़ी यहाँ पर टर्न कर जाएगी। मतलब रोड का जो फ्रिक्शन है वो अगर जीरो भी हो जाए और इस पर्टिकुलर स्पीड के साथ अगर गाड़ी आप बैंक रोड पे चलाते हैं तो गाड़ी आसानी से टर्न कर जाएगी बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद देखते हैं इसमें सेकंड केस। सेकंड केस कुछ इस तरीके से है कि जो फोर्सेस हमारे लग रहे थे इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स हमारा लग रहा है यह है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अब इसमें है क्या, इस बार हमने सपोज अज्यूम कर लिया कि एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ये बड़ा है और एम जी साइन थीटा छोटा है। अगर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा बड़ा है और एम जी साइन थीटा छोटा है, तो अगर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर नेट फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ है तो जो फ्रिक्शन होगा इसको अपोज करने के लिए नीचे की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हमने फ्रिक्शन फोर्स दिखा दिया, और ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो एफ एस लिख लीजिए। अब यहाँ पर इस केस में अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूँ तो आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस। तो यहाँ से अगर एफ एस निकले तो आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये हमको एफ एस मिल गया। और हमको पता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस होता है दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें एफ एस की जगह पर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, सो इट विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जो वैल्यू आया था वहां से ही वैल्यू पुट करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब यहाँ से हमको इसको सॉल्व करना है, तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वेलोसिटी वाले जो टर्म है उनको हम अगर एक साइड ले आएँ, तो इसको अगर मैं इधर पहुँचा दूँ वेलोसिटी वाला जो टर्म है, तो आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये आया हमारे पास। अब इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इधर लेस देन इक्वल टू एम जी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर हम देखें तो मास से मास सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आया है रिलेशन वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू जी ब्रैकेट में म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये रिलेशन आया। अब इसमें क्या करते हैं, हम रिलेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो अगर दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो आएगा वी स्क्वायर बाई आर वन माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा वन हो जाएगा, वन माइनस म्यू एस टेन थीटा लेस देन इक्वल टू जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा। सो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू जो आने वाला है आ जाएगा आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये वी स्क्वायर का वैल्यू आया, तो अगर वी निकाला जाए सो वी विल बी लेस देन इक्वल टू
v विल बी लेस देन इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा और इसका अंडर रूट। तो ये जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू मतलब या तो वेलोसिटी इतना हो या इससे कम हो। दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है ये है हमारा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो अगर आपको बैंक्ड रोड पे ड्राइव करना है तो जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगी वी मैक्स, उसका फार्मूला हमने निकाला है और ये आया है अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। फार्मूले को याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है ये फार्मूला। मेडिकल वगैरह में तो एक दो बार पूछा भी गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये फार्मूला पूछा गया है वहाँ पे। तो ये तो हमने निकाला मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। जब कोई कार सर्कुलर टर्न पे मोशन करेगी तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी है, तो ये हमने मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकाली। इसके बाद इसमें एक आता है केस थर्ड, एंड केस थर्ड में भी हम एक बार फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स हमारा आया था ये था एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ जो फोर्स था ये था एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। और इस बार हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अगर एम जी साइन थीटा बड़ा है और एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा छोटा है, तो अगर एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा छोटा होगा, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग जाएगा। इसको हमने कह दिया एफ एस। और यहाँ पर अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूँ तो आएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो यहाँ से एफ एस मिल जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ये हमने एफ एस निकाल लिया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वही कहानी है पुरानी कि भाई एफ एस जो होता है ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ एफ एस की जगह पर एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, सो इट विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। और नॉर्मल एक्शन का वैल्यू आ ही चुका है हमारे पास, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ये नॉर्मल एक्शन का वैल्यू अभी हमने पहले निकाला था, पिछले वाले डेरिवेशन में पुट भी किया था। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी चाहिए तो v वाले टर्म इधर ले आओ और बाकी टर्म को दूसरी साइड पहुंचा दो। तो आएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा और साथ में म्यू एस भी है और प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ये आया हमारे पास। अब अगर इधर से मैं एम जी कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, और इस वाले टर्म में मैं एम वी स्क्वायर बाई आर अगर कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास दोनों साइड रिलेशन मिले हैं। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ पिछले वाली डेरिवेशन की तरह कि टेन थीटा में अगर लेके जाना है तो कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और इधर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो कॉस थीटा से डिवाइड करने पर हुआ ये कि जो रिलेशन बन के आ रहा है हमारे पास, आया एम जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस लेस देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर म्यू एस टेन थीटा प्लस 1। ये हमको मिल गया। और अगर इसको हम आगे इधर सॉल्व कर लें तो आएगा एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन में म्यू एस टेन थीटा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से v हमको मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस टेन थीटा प्लस 1। ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर जो आपने वेलोसिटी निकाला है ये है मिनिमम वेलोसिटी। तो जब भी कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न पे मुड़ेगा तो जो मिनिमम वेलोसिटी उसका होना चाहिए वो आया है अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस टेन थीटा प्लस 1। ये हमको मिनिमम वेलोसिटी व्हीकल का देखने को मिला है। तो ये जो रिलेशन था बैंक्ड रोड के लिए, इसमें आपने देखा सबसे पहला केस जिसमें आपने सेफ वेलोसिटी का वैल्यू निकाला तब जब बिना फ्रिक्शन की नीड के गाड़ी टर्न कर रही है। दूसरे केस में हमने निकाला मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी और तीसरे केस में हमने निकाला मिनिमम सेफ वेलोसिटी। तो इनके फार्मूले आपको याद रखने हैं और कई बार पेपर्स में डायरेक्टली भी अप्लाई हो जाता है, तो आप लर्न करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ सर्कुलर मोशन का जितना भी डिस्कशन हमने अभी तक इस लेक्चर में किया है उसको लेकर के। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, अ कार मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड हमको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट के बारे में आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, भाई यूनिट का कन्वर्जन एसआई यूनिट्स में पहले ही कर लेना है आपको, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो एसआई यूनिट्स में ही होती है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाने वाला है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। वी का वैल्यू आ गया है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कार मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.8, म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.8। द कार नेगोशिएट्स अ कर्व ऑफ रेडियस आर इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द कार विल स्किड और स्लिप while negotiating the curve if the value of r is। कह रहे कार को स्लिप करना है तो r का वैल्यू कितना होना होगा, मतलब r की वैल्यू को कितना पुट करना चाहिए कि कार स्लिप ना करे, मतलब बिल्कुल वो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा कि अगर स्पीड इससे जरा से भी ज़्यादा होगी तो स्लिप कर जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। कार का हॉरिजॉन्टल रोड में भी जब मोशन कराया था तो फॉर्मूला हमने यही निकाला था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। वैल्यू पुट करिए, v की जगह पे 10, अंडर रूट म्यू एस की जगह 0.8, रेडियस r और g का वैल्यू 10। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँ तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 0.8 इंटू आर इंटू 10। सो r का जो वैल्यू आने वाला है ये आएगा 10/0.8। दैट मीन्स r हमारे पास जो बनेगा ये आ रहा है 25/2 या 12.5। 12.5 हमारे पास यहाँ पर देखने को मिला है r का वैल्यू। 12.5 हमारे पास r का वैल्यू आया है। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो कह रहे हैं द कार विल स्किड और स्लिप वाइल निगोशिएटिंग द कर्व इफ द वैल्यू ऑफ r इज। तो अब देखिए पहले ऑप्शन में दिया है हमको 20 मीटर, दूसरे में दिया है 12 मीटर, तीसरे में दिया है 14 मीटर, चौथे में दिया है 16 मीटर। तो इन सभी में जो रेडियस है 20 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, इन सब में तो कार आसानी से टर्न कर जाएगी, क्योंकि जो हमारा रेडियस का वैल्यू आया है 12.5 मीटर। इससे कम रेडियस में अगर गाड़ी को चलाओगे तो इससे कम रेडियस में गाड़ी को चलाने पर गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसमें बन रहा है हमारा वो है ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना है तो आप आसानी से देख लीजिए कि अगर कार का रेडियस इस पर्टिकुलर रेडियस से कम है तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रेडियस पर गाड़ी स्लिप कर जाएगी, तो बाकी किसी रेडियस पे नहीं करेगी, क्योंकि वो सारी रेडियस जो हमारी सेफ वाली रेडियस आई है उससे ज़्यादा है, तो उसमें तो गाड़ी आसानी से टर्न कर जाएगी। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है 12 मीटर, इसमें आसानी से गाड़ी टर्न नहीं कर पाएगी। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, अ ट्रेन हैज़ टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर। रेडियस दिया है भाई 200 मीटर्स। बाई हाउ मच शुड द आउटर रेल्स बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल्स फॉर ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1.5, टेक जी इज इक्वल टू 10। अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सपोज हमने थीटा एंगल से रोड को बैंक्ड कर दिया है और जो रेल्स हैं, इनर रेल्स एंड आउटर रेल्स, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 1.5। सो ये डिस्टेंस दिया है हमको 1.5। पूछ रहे हैं दूसरे वाले साइड को कितनी हाइट ऊपर उठा दें, तो हमने मान लिया h हाइट ऊपर उठा दें। अब यहाँ से tan थीटा के लिए तो फार्मूला हमने निकाला ही था। पहला वाला कैसे भी, जब बिना फ्रिक्शन की नीड के गाड़ी टर्न कर रही है, तो tan थीटा आएगा यहाँ से v²/rg। तो अगर वैल्यू पुट कर दें तो tan थीटा विल बी, स्पीड है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो 36 किलोमीटर पर आवर है, सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लिया जाए तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, 10 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस है 200 मीटर और जी का वैल्यू है 10। तो ये दोनों कैंसिल आउट, सिंपली आ जाएगा यहाँ से 1/20। tan थीटा आ गया 1/20, और tan थीटा अगर इस ट्रायंगल से लिखना चाहें तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/1.5। तो h का वैल्यू आ जाएगा 1.5/20 और ये आने वाला है 3/40। ये तो लेकिन 3/40 ये मीटर्स में है, इसको अगर सेंटीमीटर्स में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा 3/40 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 30/4 तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए
7.5 सेंटीमीटर। जो आउटर रेल है उसको 7.5 सेंटीमीटर अगर हम ऊपर रेज कर दें तो आसानी से गाड़ी टर्न कर जाएगी। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा जा रहा है द ओवर ब्रिज ऑफ अ रिवर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो रेडियस दिया है 10 मीटर। तो इस तरीके से ये ओवर ब्रिज है रिवर के ऊपर जो बनाया गया है, इसका रेडियस है 10 मीटर। कह रहे हैं इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड एट विच अ मोटरसाइकिलिस्ट कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लीविंग द ग्राउंड। तो मोटरसाइकिलिस्ट कह रहे हैं कि बिना ग्राउंड को लीव करे यहाँ पर अगर क्रॉस कर जाए तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। ऐसे समझिए, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल दी गई है, उसका जो वेट लगेगा mg वो लग जाएगा नीचे, नॉर्मल एक्शन n आ जाएगा ऊपर। सपोज गाड़ी का स्पीड आगे की तरफ v है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर रेडियल लाइन के अलॉन्ग और बाहर की तरफ लग जाएगा mv²/r। और यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करूँ फोर्सेस सो mv²/r प्लस n इज इक्वल टू mg। ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिना ग्राउंड को लीव करें, तो हमको मैक्सिमम लिमिट के लिए देखना है। तो नॉर्मल एक्शन के लिए हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल एक्शन जब 0 होता है दैट मीन्स द कॉन्टैक्ट इज अबाउट टू ब्रेक। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट बस छूटने ही वाला है, इसलिए नॉर्मल एक्शन की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया। अब यहाँ से m कैंसिल आउट, v² का वैल्यू आ जाएगा सिंपली rg। सो v विल बी अंडर रूट ऑफ, रेडियस दिया है 10 मीटर एंड g का वैल्यू भी है 10, तो स्पीड आ रहा है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इफ द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2t³ प्लस 0.5, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। 2 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है तो d(θ/dt) कर दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो याद आएगा। तो 2t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 0.5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, सो ओमेगा विल बी 6t²। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो हमको मिला है ये आया है 6t²। अब हमको एंगुलर वेलोसिटी तो पूछा गया है, लेकिन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो टाइम की जगह 2 पुट कर दीजिए। 6 × 2 का स्क्वायर याद आएगा 6 × 4 दैट मीन्स 24 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 24 रेडियन पर सेकेंड। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स देखा, बैंकिंग ऑफ रोड्स से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे, और टॉपिक की बात करें तो कई बार डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछे गए हैं नीट वगैरह के एग्जाम में। बाकी इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, डेरिवेशंस को ध्यान से समझें किस तरीके से डेरिवेशन करी गई है, और इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। और अगर कोई सुझाव है, कोई कमेंट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो, ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे उनकी, और उनको आप समय रहते देख पाएँ। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।